ठीक है, तो आज एनपीओ से हमें शुरू करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। पहले कुछ कहानियां बता देता हूँ बच्चों इसकी। एग्जाम में हमारा इसका जो क्वेश्चन आएगा, सब्सक्रिप्शन के 2 क्वेश्चन तो मैंडेटरी आएंगे ही आएंगे, और उसके अलावा कुछ भी आ सकता है। अच्छा बच्चों, मैं ना अभी आपको एक चीज और बताता हूँ फाइनल अकाउंट से रिलेटेड। ये बातें थोड़े से बड़े लेवल की है, बट आप ना एक चीज समझना कि फाइनल अकाउंट्स जैसे हमने P&L ट्रेडिंग बैलेंस किया था ना, तो फाइनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जब वो अपना काम सारा खत्म कर देती है तो एट द एंड ऑफ द ईयर वो अपने रिजल्ट्स या पोजीशन पे दिखाती है अपने स्टेक होल्डर्स को। तो वो जो पोजीशन एंड रिजल्ट दिखाने के लिए जिन स्टेटमेंट का यूज करते हैं उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती है वही फाइनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब आप ना बच्चों दिमाग में एक ध्यान रखना कि फाइनल अकाउंट्स का मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। अब फाइनेंस अकाउंट डिपेंड करता है कि टाइप ऑफ बिजनेस क्या है, उस टाइप ऑफ बिजनेस के लिए हम फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। जैसे आपको पता है सबसे पहला जो होता है वो होता है सोल प्रोप्राइटर, दूसरा होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा होता है पार्टनरशिप, नेक्स्ट होता है कंपनी। कंपनी के अलावा एक और चीज आती है जिसको हम बोलते हैं सिंगल एंट्री। अब बच्चों अगर जब आप इंटर में आओगे, मैं आपसे बोलूंगा फाइनल अकाउंट्स हमें करना है, तो ये सारे के सारे चैप्टर ऑलमोस्ट एग्जाम में 8 to 15 मार्क्स के आते हैं। हर एक चैप्टर का वेटेज है आपके सीएमए इंटर के लिए। तो कभी भी फाइनल अकाउंट्स आपसे बोला जाता है ना, हमारे दिमाग में सिर्फ फाइनल का मतलब क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये होता है हमारे दिमाग में। बट अगर आप कॉन्सेप्चुअली करते हो कि एक तो हमें फाइनेंशियल रिजल्ट निकालना है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा और एक बैलेंस शीट बनानी है, तो कमाल की बात यह है ये जो ट्रेडिंग P&L बनता है यहाँ एनपीओ में भी सेम चीज बनती है, बस P&L की जगह जो फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे आ रहे हैं उन रिजल्ट को हम प्रॉफिट एंड लॉस की जगह क्या बोल देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बैलेंस शीट को बोल देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी लेफ्ट साइड पे लाइबिलिटीज आ रही है, राइट साइड पे एसेट्स आ रही है। पार्टनरशिप की बात करूं तो बच्चों पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, और उसके बाद बनती है बैलेंस शीट। कंपनी की बात करूं तो कंपनी की बनती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। ये जब आप इंटर के ग्रुप 2 में आओगे तब पढ़ोगे कंपनी वाला, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट। सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें तो यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनती है। तो कभी भी बच्चों आपसे पूछा जाए ना, या आपको बोला जाए कि ये अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके सिलेबस में, तो देखो बच्चों जो बच्चा कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़ रहा है, जो सिर्फ रटते हुए चल रहा है, उसके लिए ये अलग अलग 5 टॉपिक्स है। लेकिन जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को देखा, उसे पता है P&L फॉर द ईयर बनता है, बैलेंस शीट एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनती है, तो वो इन सबको एक ही टॉपिक मान के चलता है। बस प्रेजेंटेशन में हल्का सा थोड़ा सा ऊपर नीचे डिफरेंस आ जाता है, बट ये सारे के सारे हमारे फाइनल अकाउंट्स का ही पोर्शन होता है। ठीक है, चलिए तो आज हम बात करते हैं अपने एनपीओ की। हमारा आज का टॉपिक, बेटा आज जितना भी एनपीओ हो जाएगा सिर्फ उतना ही मैं करवाऊंगा, बाकी आप वीडियो से करना। और नेक्स्ट क्लास से हम अपना इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्लास जो मैं रखूंगा, इसकी संडे को एक क्लास रख रहा हूँ मैं, संडे को अकाउंट्स की डाउट्स क्लास है, जिसको जितना पूछना है जहां से पूछना है वो पूछ ले। और मेरे ख्याल से 2 से 3 हफ्ते हमारी उसकी क्लास चलेगी, फिर दोबारा से हम अकाउंट्स को रिवीजन पे लगा देंगे, लेकिन रिवीजन पे हम टेस्ट के बाद लगाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं हम, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब बच्चों आपको पता है कि किसी भी बिजनेस का, हम किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस की बात करें या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, आपको याद रखना है बच्चों, एक चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन और एक चीज होती है एंटिटी। इन दोनों में डिफरेंस है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जहां पे कुछ लोग मिलके कोई भी काम कर रहे हैं, वर्क ना बोल के मैं उसे बोलता हूं एक्टिविटी। कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं बच्चों, ये एक्टिविटी जो है ये फॉर प्रॉफिट भी हो सकती है या फॉर सर्विस भी हो सकती है, कि सोसाइटी को सर्विस प्रोवाइड करनी है।
बट एंटिटी क्या होती है बच्चों? एंटिटी वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटीज करती हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज मतलब दे विल वर्क फॉर प्रॉफिट्स। तो ये एक डिफरेंस याद रखना, ठीक है। इवन एनपीओ जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं पैसा कमाने के लिए काम करते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। अपने घर के पास ना कोई ऐसा स्कूल देखना जिसके नाम के आगे लिखा है पब्लिक स्कूल। सबसे बेस्ट एग्जांपल दिल्ली पब्लिक स्कूल। अब दिल्ली पब्लिक स्कूल सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड, सॉरी ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड है। और ट्रस्ट एक्ट के हिसाब से बच्चों इसका मेन काम है कि जो बेनिफिशियरी है, बेनिफिशियरी कौन होते हैं? देखो ट्रस्ट में ना दो पार्टीज होती हैं। पहले होते हैं ट्रस्टीज, ट्रस्टीज मतलब जिन्होंने वो ट्रस्ट बनाया है, और दूसरे होते हैं बेनिफिशियरी। हमेरा हमेशा ट्रस्ट में कोई ना कोई लोग ऐसे होंगे जिनका बेनिफिट होगा। तो बेनिफिशियरी यहां होते हैं स्टूडेंट। अब देखो बच्चों, आपको भी पता है पब्लिक स्कूल जब खुद को रजिस्टर करता है ना एक एनपीओ की तरह करता है। लेकिन अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखोगे, आपको उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स या फिर उसका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट देखोगे, तो उनकी रेवेन्यू नॉर्मल बिजनेस से बहुत ज्यादा होती है। जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल है, आप किसी भी स्कूल का एग्जाम्पल ले लो जो एक पब्लिक स्कूल है, वहां ढेर सारी फीस बेनिफिशियरी से बहुत सारी फीस ली जाती है। और नॉर्मली अलाउड है कि एनपीओ में जो भी मेंबर्स या जो भी बेनिफिशियरी है उससे आप एक मार्जिनल अमाउंट ले सकते हो। लेकिन आप पूछना डीपीएस के बच्चों में कि क्या उनकी फीस होती है। और डीपीएस तो छोड़ो, आपके घर के आसपास आपको पब्लिक स्कूल मिल जाएंगे। फैसिलिटीज चाहे कोई दे या ना दे, लेकिन फीस अच्छी खासी लेते हैं वो लोग। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों अगर आपने सुन लिया कि कोई एनपीओ है, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट, तो प्रैक्टिकली देखो, अभी मैं अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा, अभी मैं प्रैक्टिकल चीज की बात कर रहा हूं। तो आप प्रैक्टिकली कभी ये मत समझना कि ये लोग तो दुनिया का भला कर रहे हैं, ये कुछ कमा नहीं रहे हैं, और जितने भी बेनिफिशियरी है ये मतलब वन साइडेड रिलेशनशिप है कि ये सिर्फ दे रहे हैं, सिर्फ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब लोग कमाते हैं। जितनी भी टोटल एनपीओ है बच्चों हमारे देश में, उसमें सिर्फ 10% एनपीओ ऐसी है जो अपने खर्चे पे दूसरों का भला कर रही है। वरना मोस्टली सारी की सारी जो एनपीओ होती है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पैसे कमा लेते हैं, ठीक है। अब ये तो मैंने बात करी आपसे प्रैक्टिकल चीज की। अभी हम बात करते हैं एनपीओ के रजिस्ट्रेशन की। अगर आपको हमारे देश में एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन खोलनी है तो उसके सिर्फ तीन तरीके होते हैं। पहला होता है बच्चों सेक्शन 8 कंपनीज। आप कंपनी एक्ट में उसको रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों ट्रस्ट एक्ट, कि आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। तीसरा होता है सोसाइटी एक्ट, कि आप एज अ सोसाइटी उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इन तीन के अलावा बच्चों कोई चौथा तरीका नहीं होता हमारे देश में एनपीओ को रजिस्टर करने का। हाँ, बिना रजिस्टर किए आप काम कर सकते हैं एनपीओ को जितना चाहे, लेकिन रजिस्टर करके बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। जब रजिस्ट्रेशन मिल जाता है ना किसी को एक एनपीओ होने का, तो फिर ना वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास जाता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बोलता है कि भैया हमें ना दो सर्टिफिकेट्स दे दो। पहला सर्टिफिकेट होता है 12A, याद रखना बच्चों इसको, 12A। दूसरा होता है एटीजी। 12A रजिस्ट्रेशन मिलते ही ना इनकी सारी की सारी इनकम हो जाती है एग्जम्प्ट। तो सोचो बच्चों, इंडिया में आप जो भी पैसा कमाओगे, जब अच्छा खासा पैसा कमाओगे, देखो आप ये मत बोलना कि सर टैक्स स्लैब से नीचे कमाएंगे। हमेशा याद रखो, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा खर्चा करो। कभी भी ये मत सोचना कि इनकम ही कम होगी। तो जैसे काफी सारे लोग सोचते हैं कि भाई हम तो अच्छे हैं, 5 लाख से कम में हमारा टैक्स नहीं बनता। भाई आप कमाओ, 50 लाख कमाओ और टैक्स दो ना, क्या दिक्कत है उसमें? 50 लाख कमाओगे, 15 लाख टैक्स चला जाएगा, गवर्नमेंट का भला, आपका भला। क्यों अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो? कभी भी बच्चों खर्चों से नहीं डरना, हमेशा अपनी इनकम बढ़ानी है। तो आप इनकम कैसे बढ़ा सकते हो, ये बात हम कभी और करेंगे। बट फिलहाल सोचो बच्चों, हमारे देश में कोई भी जितना भी पैसा कमाता है ऑलमोस्ट उसका 30% टैक्स में दे देता है। याद रखना, ये मैं बात उनकी कर रहा हूँ जो अच्छा कैसा पैसा कमाते हैं। ये 2-4 लाख 5 लाख जो साल में कमा रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये बच्चों 30% दे देते हैं। लेकिन अगर कोई एनपीओ हो जिसके पास ये रजिस्ट्रेशन हो 12A का, ये कहता है कि भाई हमारे पास तो 12A का रजिस्ट्रेशन है, हमारी सारी की सारी इनकम एग्जम्प्ट है, तो इनको बच्चों 1000 करोड़ की भी डोनेशन आ जाए ना तो भी इन्हें 1 रुपए डोनेशन का नहीं देना पड़ेगा। तो सोचो, अगर आप लॉन्ग टर्म विजनरी हो तो बच्चों जरूर सोचना कि आपको अपनी एक एनपीओ रजिस्टर करनी है और सोसाइटी का भला करना है। और उस भले को करते करते देखना आपका खुद का भी कितना भला हो जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको बिजनेस आइडिया एक दे दिया है। अब मैं आपसे अकाउंटिंग की बात करता हूं।
तो एनपीओ में जब अकाउंट्स की बात करते हैं बच्चों, तो वही बात है कि एक हम बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इनकम एक्सपेंडिचर में क्या आता है, बैलेंस शीट में क्या आता है, ये बातें तो बेकार है। बट इसके अलावा बच्चों आपको ना सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन अकाउंट जरूर बनाना आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मतलब कि जितने भी उस एनपीओ के मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो बेनिफिट्स ले रहे हैं या फिर कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो इन लोगों को कुछ मार्जिनल सा पैसा देना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मेंबरशिप फी या सब्सक्रिप्शन फी। तो सब्सक्रिप्शन फी जब ये लोग देते हैं तो ये बन जाते हैं सब्सक्रिप्शन देने के बाद मेंबर्स। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। मैं एक क्वालिफाइड सीएमए हूं, पता है ना आपको? तो मैं हूं एक क्वालिफाइड सीएमए। मैंने ना एक रजिस्ट्रेशन करवा रखा है सीएमए के साथ साथ, जिन्होंने मेरे को प्रैक्टिसिंग सीएमए बना दिया। तो प्रैक्टिसिंग सीएमए जो होता है बच्चों, ये बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ सीएमए बनना पड़ता है। मेंबर ऑफ सीएमए या आईसीएमए, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जब मैं इसका मेंबर बना हूं ना बच्चों, तो मुझे हर साल क्या देनी पड़ती है? मेंबरशिप फी। तो मेंबरशिप फी मैं हर साल देता हूं अपने इंस्टीट्यूट को। बेटा हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे बेस्ट एग्जांपल, हमारा इंस्टीट्यूट आईसीएमआई भी क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये किसके भले के लिए काम कर रहा है? ये अपने मेंबर्स के लिए भले के लिए काम कर रहा है, ये स्टूडेंट्स के भले के लिए काम कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो मेंबरशिप फीस देते हैं और जो भी मेंबरशिप के जो भी हमें एडवांटेजेस होंगे वो सब मिलते रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है, मैं पहले आपको अकाउंट बना के दिखा रहा हूं, और एक होती है स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। एक होती है स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, एक होता है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बस आप ये मत पूछना क्यों, अभी मैं सिर्फ आपको अकाउंट बना रहा हूं, क्यों मैं आपको बाद में समझाऊंगा। सबसे पहले बच्चों, सब्सक्रिप्शन एक इनकम सोर्स है एनपीओ के लिए। लाइक हम जैसे मेंबर्स जब इंस्टीट्यूट को फीस देते हैं तो उनके लिए एक इनकम है। तो इनकम का नेचर होता है बच्चों क्रेडिट का। क्रेडिट मतलब क्रेडिट से स्टार्ट होगा, क्रेडिट पे इंक्रीज होगा। तो यहां सबसे पहले हम लिखते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि कैश अकाउंट ही होता है, बाय बैलेंस सीडी। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन में आ जाता है बच्चों हमारे पास ओपनिंग एडवांस, और यहां आ जाता है रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। याद रखना, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और बैलेंस शीट में आ जाता है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। फिर तीन चीजें ऐसे ही, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू बैलेंस सीडी। बैलेंस बीडी आता है बच्चों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इनकम एक्सपेंडिचर आता है फॉर द ईयर। याद रखना, जब आपने यहां लिखा था रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, ये लिखा था रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहां लिखा है इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। बैलेंस सीडी की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो बैलेंस सीडी में हमारे पास क्या आता है? क्लोजिंग एडवांस। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, जब स्टेटमेंट बनाते हैं हम सब्सक्रिप्शन की, तो हम पहले इन तीनों आइटम्स को उठाते हैं, जिसमें सबसे पहले, सॉरी इन तीनों को कह रहा हूं, इन तीनों आइटम को उठाते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर मतलब कैश अकाउंट या रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से आपको वो अमाउंट मिलने वाला है। फिर उसमें दो चीज हम ऐड करते हैं और दो चीज माइनस करते हैं। जो ऐड करते हैं वो होता है बच्चों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये रहा ओपनिंग एडवांस, ये है क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, और ये तीनों आइटम पूरे हो गए। यहां से दो आइटम्स को उठा लेते हैं, एक इसको एक इसको। फिर जब आपको पता है ये टोटल तो सेम ही होगा, जब टोटल सेम होगा दो आइटम को माइनस करेंगे तो थर्ड अपने आप बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगा। तो माइनस करते हैं हम क्लोजिंग एडवांस एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और इतना करने के बाद हमारे पास आ जाता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। अब मेरा
अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, अब मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। देखो बच्चों, ये है मान लेते हैं 2020, 2021, 2022, 2023। मेरा ये करंट पीरियड है बच्चों, जिसके लिए मैं अकाउंटिंग कर रहा हूं। मान लेते हैं कि 22-23 मेरा पीरियड है। तो कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो मेरे को स्टार्ट होने से पहले ही मिल गए, मतलब 2021 की स्टार्टिंग में, जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग आइटम्स। एंड कुछ ऐसे होंगे जो 2022 या उसके बाद के होंगे, जिसको हम बोलते हैं क्लोजिंग आइटम्स। तो ओपनिंग में दो चीजें पॉसिबल है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड ओपनिंग एडवांस। क्लोजिंग में भी दो चीजें पॉसिबल है, ओपनिंग आउट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड क्लोजिंग एडवांस। अब ध्यान से आपको यह समझना है कि कौन सा ऐड होता है, माइनस होता है और क्यों होता है। आपको याद रखना है बच्चों, जब मैं बना रहा हूं ना इसको, तो मेरे को लेना है सब कुछ फॉर द ईयर। कोई भी चीज जो इस पीरियड का इफेक्ट करेगी, इस पीरियड से रिलेटेड होगी, उसको मैं ऐड कर लूंगा, और इस पीरियड की नहीं है तो उसको मैं हटा दूंगा। जैसे मैं बात करता हूं बच्चों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग की। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि काम तो हो चुका है लेकिन उसकी पेमेंट अभी तक नहीं मिली है। आउटस्टैंडिंग मतलब काम हो चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं मिली, बट क्योंकि ये ओपनिंग पे है तो इसका काम कब हुआ होगा, बैक पीरियड में। याद रखना है बच्चों, आउटस्टैंडिंग का काम हमेशा बैक में होता है। और क्योंकि आउटस्टैंडिंग का काम बैक में हो रहा है तो आप इसको क्या करोगे, माइनस करोगे। क्यों? क्योंकि करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, पिछले पीरियड से रिलेटेड है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो ये भी बैक में ही काम होता है बच्चों। और अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग का बैक देखूं तो वो मेरा करंट पीरियड आ गया, जो मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। तो इसको मैं कर देता हूं ऐड। सिमिलरली एडवांस की बात करें, ओपनिंग एडवांस मतलब मिल तो पहले ही चुका है लेकिन काम कब होगा, काम होगा बच्चों भविष्य में। और ओपनिंग एडवांस का भविष्य ही क्या है, हमारा करंट पीरियड। और क्योंकि ये करंट पीरियड है तो इसको ऐड करते हैं। सिमिलरली क्लोजिंग एडवांस की बात करूं तो बच्चों इसके लिए भी एडवांस है, तो फ्यूचर पीरियड में काम होगा। फ्यूचर पीरियड का मतलब ये है कि ये करंट पीरियड से बिलोंग नहीं करता, तो हम इसको माइनस कर देते हैं। अब सवाल ये है कि प्लस माइनस किया क्यों जा रहा है, तो यहां देखो, जब मैंने लिखा बच्चों सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये कह रहा है इस साल की जो मिली है वो है। बट मुझे इससे मतलब थोड़ी है, मुझे तो मतलब इससे है कि सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर मतलब इस करंट ईयर से कितनी है। तो मैं आपसे कहता हूं पहले ये बताओ मिली कितनी, तो आपने कहा कि सर इतनी मिल गई। मैंने कहा वो ऐड कर दो इसमें जिसमें हम काम तो कर चुके हैं लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। क्योंकि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब करंट ईयर से बिलोंग है बट मिली नहीं है। तो आपने कहा ठीक है सर इतना मिल गया, इतना ऐसा है जो करंट ईयर से बिलोंगिंग है बट मिला नहीं है, आपने ऐड कर दिया। फिर मैंने आपसे कहा ओपनिंग एडवांस भी ऐड कर दो, जो पिछले साल मिले तो थे लेकिन थे इसी साल के। तो आपने कहा ठीक है सर ये भी सही बात है, फॉर दिस ईयर है तो हम पिछले साल जो रिसीव हुए लेकिन इस साल से रिलेटेड है उनको भी ऐड कर देते हैं। फिर मैं आपसे कहता हूं कि ये जो भी हमने रिसीव किया है ना, हो सकता है इसमें बच्चों कुछ नेक्स्ट ईयर के लिए हमें प्री पेमेंट्स आई हो, तो उसको हटा दो क्योंकि वो नेक्स्ट ईयर की पेमेंट है। और सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग मतलब स्टार्टिंग का आउटस्टैंडिंग पिछले साल का जो इस साल रिसीव हो गया होगा। और अगर वो पिछले साल से रिलेटेड है दैट मीन्स वो करंट पीरियड से रिलेटेड नहीं है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। ठीक है, एंड दिस इज हाउ ये स्टेटमेंट बन जाती है। क्या ये स्टेटमेंट क्लियर है आपको? अभी गुड। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं बच्चों इस पे। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होंगे। तो जब मैं बच्चों आपको क्वेश्चन कराऊंगा इसके, तो मैं आपको ना दोनों अकाउंट बनवाऊंगा, सॉरी अकाउंट और स्टेटमेंट दोनों ही बनवाऊंगा। आप बस ये देखना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसकी जो थ्योरी है थोड़ी बहुत वो हम बाद में देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू हो रहा है। इससे पहले तो क्वेश्चन कहता है बच्चों ऑन 31 दिसंबर, मैं लिखते जाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 31 दिसंबर 2019 सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स 16,000, एडवांस 4,000। तो ये डिटेल दे रहा है बच्चों 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 2019। आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है और एडवांस भी दे रखा है। आउटस्टैंडिंग दे रखा है 16,000, एडवांस दे रखा है 4,000। आगे कहता है ड्यूरिंग द ईयर 2020,
मतलब फॉर 2020। तो ये पता चल गया ना बच्चों, अगर 2020 मेन ईयर है तो ये हो गया मेरे पास ओपनिंग डिटेल्स। इसमें आपको या तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दी होगी या सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर दी होगी। तो क्वेश्चन आपसे कहता है रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन 2,08,000। तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूं कितनी रिसीव की है हमने, 2,08,000। आगे कहता है बच्चों ये जो 2,08,000 रिसीव करी है, ऑफ विच 10,400 रिलेटेड टू 2021। मतलब इसमें से 2021 से कितने बिलोंग कर रहे हैं, 10,800, माइनस 400, 10,400 नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग कर रहे हैं। आगे कहता है 31 दिसंबर 2020, मतलब क्लोजिंग डेट पे देयर वर 4 members who has not paid the subscription at the for 220 at the rate इतना पर पर्सन। तो कहता है 2020 के लिए आउटस्टैंडिंग है 1600 एट द या 4% एट द रेट 1600, मतलब 6400। अब बच्चों पहले मैं इसमें स्टेटमेंट बना लेता हूं, फिर मैं आपके लिए अकाउंट बना दूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं सब्सक्रिप्शन या स्टेटमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारे पास क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ईयर। तो मैं लिखूंगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2020। अच्छा, फॉर नहीं लिखूंगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2020। तो बच्चों रिसीव करिए हमने 2,08,000। फिर एक प्लस का साइन, एक माइनस का साइन। तो आपको पता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बच्चों माइनस होता है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब ये है कि साल शुरू होने से पहले का आउटस्टैंडिंग, मतलब पिछले साल से रिलेटेड है। और क्वेश्चन ने अगर 16,000 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दिया है तो इसका मतलब ये हुआ जो भी कुछ रिसीव किया है ना बच्चों, इसमें हमने वो 16,000 भी रिसीव कर लिए होंगे जो पिछले साल के हैं। तो अगर क्वेश्चन ये ना बोले कि इस साल पिछले आउटस्टैंडिंग 16,000 में से सिर्फ 12,000 10,000 रिसीव हुए हैं, तब तक हम हमेशा ये मानते हैं कि ये 100% रिकवर हो चुका है। तो आप लिखेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कि ये जो भी मैंने रिसीव किया है इसमें से 16,000 तो ऐसा है जो पिछले साल का है, इसको माइनस कर दिया। आगे आगे क्वेश्चन ने कहा था कि ये 22 में जो भी रिसीव हुआ है उसमें, सॉरी 2020 में जो भी रिसीव हुआ है उसमें 2021 के लिए 10,800 है। इसका मतलब क्लोजिंग एडवांस कुछ ऐसा है जो आगे के लिए पैसा है। इस 2,08,000 में बच्चों 10,400 ऐसा है जो नेक्स्ट पीरियड के लिए, तो 10,400 हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। इस पर्टिकुलर ईयर की सब्सक्रिप्शन हम निकाल रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आता है ओपनिंग एडवांस। ओपनिंग एडवांस मतलब कि साल के शुरू में ही पैसा मिल गया था, लेकिन किसके लिए मिला है, करंट पीरियड के लिए। तो ओपनिंग एडवांस हमने ऐड कर दिया। सिमिलरली क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है मेरे पास 4,000 एंड ये है मेरे पास 6,400। फाइनल आंसर आप निकाल सकते हो। अब बना लेते हैं बच्चों हम इसको। क्लोजिंग, हाँ 10,400 ही तो है। कैसे आया ये देखो, यहां से आया। कहता है क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन, मतलब करंट ईयर में 2,08,000 उसने रिसीव करे हैं, जिसमें से 10,400 2021 के हैं। तो 2021 के 2020 में ही है ना, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल ही लोगे। अब चलो सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी देख लेते हैं। यहां लिखते हैं बच्चों हम बैलेंस बीडी। इसका बैलेंस बीडी होता है ओपनिंग एडवांस का। उसके बाद रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। इधर बैलेंस बीडी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस सीडी, क्लोजिंग एडवांस। वैल्यूज पुट कर दो। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर मतलब रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट 2,08,000। उसके बाद बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस 4,000, 6,400 क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। टोटल कर लोगे, सेम वही बात है बच्चों। अब इन दोनों को माइनस करेंगे। पहला ओपनिंग आउटस्टैंडिंग आ गया मेरे पास 16,000 और क्लोजिंग एडवांस आ गया 10,400। ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर यही आएगी। तो आप चाहे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ या
स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, दोनों से सेम आंसर ही आएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये कहता है बच्चों, स्पोर्ट्स क्लब ऑफ उड़ीसा हैड रिसीव्ड 2020-21 में 2000 टूवर्ड्स सब्सक्रिप्शन। तो ये कहता है अब हमारा जो करंट ईयर है वो बच्चों 2020-21 है। इसमें कहता है हमने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव करी है वो है 2000। ठीक है, आगे कहता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। दिख रहा है ना बच्चों, 20-21 अगर करंट ईयर है तो 19-20 प्रीवियस ईयर होगा, और प्रीवियस ईयर में अनपेड कह रहा है 200 है, तो इसका मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 200। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस। अब ये पता है ना आपको बच्चों, अगर 20-21 है डेट तो 31/3/2020 ये ओपनिंग डेट है, और कह रहा है ओपनिंग डेट पे एडवांस 50 रुपीज का है, तो हमें ओपनिंग एडवांस पे मिल गया 50 रुपीज का। आगे बढ़ते हैं, आगे कहता है द सेम फॉर 31/3, मतलब एडवांस बता रहा है क्लोजिंग डेट का, क्लोजिंग एडवांस आ गया हमारे पास 40 रुपीज। अब बच गया क्या, सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है 2020-21 में या लास्ट डेट पे अनपेड है 90 रुपीज। ये लो बच्चों, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग अनपेड है 90 रुपीज। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, और मैं तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो एक ही सिंगल फॉर्मेट बना के सारे क्वेश्चन उसी में ही सॉल्व कर सकता हूँ। अब मैं यही करता हूँ बच्चों, ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया। बोलो बच्चों, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना रहे हैं हम पहले। क्या आएगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमारे पास? सबसे पहले इधर बाय बैलेंस बीडी, कौन सा ब्रॉट डाउन आता है, एडवांस का। फिर बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी आउटस्टैंडिंग। ओके बच्चों, बाय बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग, ओपनिंग क्या चाहिए, एडवांस। कितना है ओपनिंग एडवांस, 50 रुपीज। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर क्या रिसीव किया, 2000। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 90 रुपीज। इधर चले गए, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आउटस्टैंडिंग टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट टू बैलेंस सीडी एडवांस। तो बैलेंस बीडी मतलब बच्चों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग 200 रुपीज, एडवांस का क्लोजिंग 40 रुपीज, एंड बैलेंसिंग फिगर यहां आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये? अगर यही मैं बनाना चाहूं आपके लिए स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के हिसाब से अगर मैं बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, क्या क्या आता है हमारे पास? सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द ड्यूरिंग द ईयर, इसमें ऐड करते हैं हम क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस, माइनस करते हैं क्लोजिंग एडवांस एंड ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, और हमारे पास आ जाता है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड अगेन 2000 पे बच्चों, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 90 रुपीज है, एडवांस 50 रुपीज है, क्लोजिंग एडवांस 200 रुपीज है, एंड क्लोजिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 40 रुपीज है, और दोनों से सेम आंसर आएगा। इज इट क्लियर? एग्जाम में बच्चों चांसेस हैं इस क्वेश्चन के आने के, लेकिन इससे ज्यादा जो चांसेस है ना वो इसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है उसके आने के हैं। ये है बच्चों वो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इसके एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। उसका रीजन क्या है वो देखते हैं। पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। कहता है सब्सक्रिप्शन, ओके ईयर नहीं दे रखा, सब्सक्रिप्शन, ये देखो बच्चों क्या लिख रहा है, सब्सक्रिप्शन अपीयर्स इन इनकम एक्सपेंडिचर। तो अभी तक बच्चों जब अकाउंट बन रहा था, देखो मैं सीधा यहां पे पुट करूंगा, या चलो पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो हमें सब्सक्रिप्शन दिख रही है वो है 3000। फिर कहता है सब्सक्रिप्शन अनपेड फॉर 2020 1 जनवरी 2021 इतना इतना। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस इन 1/1/21 है।
सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस 31/12 मतलब 31/12 दिसंबर इज क्लोजिंग डेट। तो क्लोजिंग डेट के आइटम हमें पता है और ओपनिंग डेट के आइटम हमें दे दिए। तो क्वेश्चन कहता है कि ओपनिंग में 1 Jan 2021 400 रुपीज क्या क्या है, अनपेड ऑन 1 Jan ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। बच्चों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इसने कहा 400 है, लेकिन फिर ब्रैकेट में भी कुछ और बोला इसने आपको। ब्रैकेट में कहता है 200 ऑफ विच रिसीव्ड इन 21। अभी तक बच्चों हमने पिछला क्वेश्चन देखा था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 200 है और हमने मान लिया था कि 200 के 200 नेक्स्ट ईयर मिल गए हैं, इसलिए 200 माइनस किया। पिछले क्वेश्चन में हमें ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग दे रखा था 16,000 और हमने ये माना था जो भी रिसीव हुआ है 16 में से 16 मिल गए। बट इस क्वेश्चन ने आपको क्लियरली बोला है कि ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 है, जिसमें से 200 ही रिसीव हुए हैं करंट ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन पेड इन एडवांस, ओपनिंग एडवांस दे रखा है बच्चों आपको, ओपनिंग एडवांस 100 रुपीज। आगे दो क्लोजिंग आइटम है, क्लोजिंग एडवांस 80 है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 140 है। क्लोजिंग एडवांस 80, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 140। बस ये आइटम्स इसमें दे रखे हैं। अब हम क्या करेंगे, अपने पास अकाउंट भी बनाता हूं और सब्सक्रिप्ट ये भी बनाता हूं। आप ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि इसमें हल्का सा कुछ चेंज आएगा, सारी फिगर्स एग्जैक्ट सेम नहीं होगी। ध्यान से जो पूछूं आप वो बताना। आप मुझे जल्दी से बताओ बच्चों, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितना? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? क्लियर है ना बच्चों? आप ये नहीं बोलेंगे, ये तो वो है जो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से रिसीव हुआ है। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400 ही है। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले पुट कर दिया बच्चों ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 400। क्वेश्चन ने दे रखा है इनकम एक्सपेंडिचर में 3000 आएगा, 3000 पुट कर दिया। उसके बाद बच्चों क्लोजिंग एडवांस की बात करता हूं, तो क्लोजिंग एडवांस 80 है, इसको भी पुट कर दिया। ओपनिंग एडवांस की बात करता हूं, ओपनिंग एडवांस 100 है, इसको भी पुट कर दिया। रिसिप्ट एंड पेमेंट तो बैलेंसिंग फिगर आएगी। अब आता है बच्चों असली सवाल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है। तो आप बोलोगे कि सर करंट ईयर का 140 है जो आउटस्टैंडिंग है, एंड पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 400 रुपए था, जिस 400 में से सिर्फ और सिर्फ कितना रिसीव हुआ? 200। तो अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग बचा हुआ है? 200। तो आपका जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है बच्चों वो हो जाएगा 340 रुपए। क्या ये बात आपको क्लियर है? ठीक है, तो यहां आपने जब इधर 400 दिखाया ना, तो यहां पे ऑटोमेटिकली उस 200 का भी इफेक्ट ले लिया जो रिसीव नहीं हुए। लेकिन जब मैं सब्सक्रिप्शन वाला अकाउंट बनाता हूं, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये तो बच्चों हमें निकालना है। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग आप याद रखेंगे सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 140 रुपए। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं जब माइनस करता हूं, मैं माइनस में, अच्छा एडवांस लिख देता हूं, एडवांस तो एज इट इज है। ओपनिंग एडवांस है 100 रुपए का, क्लोजिंग एडवांस है 80 रुपए का। अब मैं यहां आपसे पूछ रहा हूं मेरे को ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बनाओ, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं बच्चों वो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जो हमें रिसीव हुए हैं इसमें। तो आप कहोगे कि सर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग माना 400 थे, लेकिन 400 में से जो माइनस करना है ना सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में से, वो सिर्फ 200 हैं जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव करें। और आपको पता होना चाहिए बच्चों वो 200 रुपए इसमें इंक्लूडेड है, इसीलिए तो मैं उन 200 रुपए को जो रिसीव किए वो हटा रहा हूं। तो ये जब 200 हटेगा यहां से, अच्छा यहाँ पे रिवर्स में करूं तो ये 3000 दे ही रखा है। आप उल्टी कैलकुलेशन करो, 300 प्लस दिस माइनस दिस, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। दोनों में देखो सेम ही आंसर आएगा। बस आपको याद रखना है जब आपने स्टेटमेंट बनाई तो स्टेटमेंट में आपने खुद से ये पूछा कि प्रीवियस आउटस्टैंडिंग का कितना रिसीव हुआ, लेकिन अकाउंट में आपको सारी की सारी चीजें दिखानी होती है कि आउटस्टैंडिंग में से जो रिसीव हुआ वो भी, जो नहीं हुआ वो भी। तो हमने यहाँ पे टोटल आउटस्टैंडिंग दिखाया है जिसमें से 200 रिसीव हुआ और वो 200 बचे हुए आउटस्टैंडिंग ही रह गए। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको? ठीक है, तो बढ़ू फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है। बताओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है चलते हैं।
अच्छा, मेरे को पता ही है सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन होने वाला है, तो पहले ही हम फॉर्मेट बना लेते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग एडवांस, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉरी, बाय रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, टू बैलेंस बीबी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, टू बैलेंस सीडी, एडवांस। इधर आ जाता है हमारे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर प्लस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग एडवांस माइनस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग एडवांस। चलिए शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन पढ़ना। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। अच्छा, ये कहता है आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2020। मतलब हमारा जो करंट ईयर है सब्सक्रिप्शन अकाउंट का, सब्सक्रिप्शन अकाउंट वो है 1920। चलिए, तो ये कहता है 1920 के लिए सब्सक्रिप्शन एरियर्स इन 31/3/19। तो जब 1920 ईयर है तो बच्चों ये तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा। तो अगर अकाउंट बनाना है तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मैंने एज इट इज पुट कर दिया 1500 रुपीज। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ओपनिंग एडवांस दे रखा है 1000, ओपनिंग एडवांस डाल दिया मैंने 1000। फिर कहता है अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कहता है करंट ईयर में 40,000 रिसीव हुए हैं, विच इंक्लूड्स 1000 ऑफ प्रीवियस ईयर एंड 1500 फॉर नेक्स्ट ईयर। बहुत ध्यान से बच्चों, हमने जो रिसीव करे हैं उसको तो मैं डाल देता हूं 40,000। अब कहता है इस 40,000 में से आपने 1,000 पिछले साल के लिए रिसीव करे हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है कितना हमारा 1500, लेकिन 1500 में से रिसीव कितना किया आपने, सिर्फ और सिर्फ 1,000। इसका मतलब 500 अभी भी ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का ऐसा पार्ट है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है। और फिर कहता है इसी 40,000 में कुछ हमने नेक्स्ट ईयर के लिए भी दे रखे हैं, 1500 फॉर 2020-21। तो हमारे पास क्लोजिंग एडवांस आ गया 1500। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये बच्चों क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा कि एट द एंड हमारे पास 1,000 की आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन। तो 1,000 की अगर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है, 1500 की ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से बचे हुए हैं, सॉरी 500 ओपनिंग आउटस्टैंडिंग में से बचे हैं, तो ये हो गया 1,500 रुपए। नाउ बैलेंस आप कर लोगे, जो भी आंसर आएगा। अगर यही मैं इसकी स्टेटमेंट बनाता तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर्स आपसे मांगता कि बताओ बेटा कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, आप कहोगे 40,000। फिर मैं कहता इसमें से कितनी 40,000 में से ऐसे रिसीव करिए जो इस साल से रिलेटेड नहीं है। तो आप कहते कि सर 40,000 में 1,500 तो ऐसे हैं जो नेक्स्ट ईयर के हैं और 1,000 ऐसे हैं जो पिछले साल के रिसीव हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम वो अमाउंट डालते हैं जो रिसीव्ड हुआ है, यहाँ पे हम टोटल अमाउंट डालते हैं, जो बच गया अनरिसीव्ड है वो यहाँ इफेक्ट आ जाता है। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये हो गया, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग की फिगर 1,000 रुपए और ओपनिंग एडवांस की फिगर 1,000 रुपए, ये आ गया 39,500। एंड दोनों जगह सेम आंसर ही आएगा। अगर इसको देखें तो 42,500 आ गया, 42,500 एंड 39,500 आंसर आ गया। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब चलते हैं स्टार्टिंग से अपने चैप्टर के। अच्छा बच्चों, जैसे मैंने आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाया ना, तो सब्सक्रिप्शन तो मेरी एक इनकम है। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी इनकम हो, अगर आप ये याद रखेंगे ना ये स्टेटमेंट, अगर मैं आपसे कह देता कि बच्चों मान लो सब्सक्रिप्शन छोड़ो, मेरे पास सैलरीज है, तो क्या कुछ अलग हो जाता? तो आप बोलते कि सर बता दो आपने सैलरीज पेड फॉर द ईयर कितनी, ये एक एक्सपेंस हो गया बच्चों। तो मैंने कहा बेटा सैलरी पेड फॉर द ईयर 40,000 है। फिर उसके बाद मेरे पास कुछ क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी है, कुछ ओपनिंग एडवांस या फिर प्रीपेड जिसे हम कहते हैं वो भी है।
उसके बाद हमारे पास ओपनिंग आउटस्टैंडिंग भी है और क्लोजिंग आउट एडवांस भी है। तो ये तो बच्चों सैलरीज के साथ भी हो सकता है, किसी भी एक्सपेंस किसी भी इनकम के साथ हो सकता है। आपको जो याद रखना है वो इन आइटम्स की ट्रीटमेंट है, क्योंकि आप हर बार अकाउंट नहीं बना सकते हैं। और बेटर देखो बच्चों, अगर खुद समय बचाना हो तो देखो दोनों में से किस में कम समय लगेगा। आपको दिख रहे हैं आइटम इसी में कम है, स्टेटमेंट में आइटम्स कम है तो यहाँ मेहनत कम होती है। और दूसरा, आपका तो फिलहाल ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो आपको ऐसा सच कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। हल्का हल्का शॉर्टकट में जैसा आपको सही लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से बच्चों जो मैं सब्सक्रिप्शन के साथ कर रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता मुझे कोई दूसरी इनकम दे दे, कोई दूसरा एक्सपेंस दे दे, उसमें क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कुछ भी दे हम कर लेंगे, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है कि क्या चीज पार्ट होगी उस पर्टिकुलर ईयर का, कौन सी चीज पार्ट नहीं होगी। ठीक है। हम्म। लो बच्चों, एनपीओ आ गया। ये बता रहा है कि क्या क्या चीजें होती हैं एनपीओ में, कैसे कैसे ट्रस्ट बनते हैं। फीचर्स एक बार आपको रीड कर लेने हैं बच्चों। मेन फीचर यही है कि सोसाइटी को हेल्प करेगा और अपने प्रॉफिट्स के लिए काम नहीं करते। और अगर कोई प्रॉफिट या सरप्लस है तो उसे दोबारा उस पर्पस के लिए लगा देते हैं जिस पर्पस के लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई। अकाउंटिंग की बात करें तो कहता है बच्चों एक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनता है विच इज नथिंग बट जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो दिखाता है। कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कैश अकाउंट होता है, वही रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बच्चों, जो नॉर्मली डेफिसिट या सरप्लस की बात करता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। एंड बैलेंस शीट होती है। बैलेंस शीट को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्टेट ऑफ अफेयर्स या स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। फिर बच्चों रिसिप्ट्स एंड पेमेंट क्या होता है, क्या चीज आती है? वही कैश बुक की आपको बात बता रहा है कि एक बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, एक बैलेंस सीडी होगा कैश बैंक का, एक तरफ सारी की सारी रिसिप्ट, एक तरफ सारे के सारे एक्सपेंडिचर जिस वजह से पैसा आया या गया। अब जैसे ये आपको दे दिया बच्चों, खुद बनाएंगे आप इसका इनकम एंड सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट। ओपनिंग दे रखा है बच्चों आपको। ओपनिंग देने के बाद आपको क्लोजिंग सिर्फ कैश का दिया है, इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा ना वो क्लोजिंग बैंक का निकलेगा। ठीक है। अब यहाँ इसने सब्सक्रिप्शन दिया, आपको पता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करते हैं, इनकम होती है, डोनेशन रिसीव्ड, फर्नीचर एक्सपेंस है, जनरल एक्सपेंस, पोस्टेज एक्सपेंस, एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड, इनकम में ऑफिस एक्सपेंस। तो बस क्या करना है, पुट ही तो करना है, ये तो आप आराम से कर लेंगे। और ये देखो बच्चों बैलेंसिंग फिगर क्या आया? बैंक। ये ऐसे आराम टुच्चे टुच्चे से क्वेश्चन है जो कि बहुत आराम से आपसे हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, कहता है फीस कलेक्टेड 28,000 करिए, आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में आप 28,000 नहीं लिख सकते, क्योंकि 28,000 में से कहता है इनकम एक्सपेंडिचर बनता है फॉर द ईयर। तो जो भी कुछ फॉर द ईयर नहीं है वो हटाना पड़ेगा, और जो भी फॉर द ईयर है लेकिन ले नहीं रखा उसको एड ऑन करना पड़ेगा। तो कहता है इंक्लूडिंग 3,000 ऑन अकाउंट ऑफ लास्ट ईयर। तो आपको 28 में से ये 3 माइनस करना पड़ेगा। बाकी सब ठीक है। सैलरी पेड दे रखा है बच्चों 300 फॉर लास्ट ईयर, मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। और आपको पता है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग अगर इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं तो माइनस होता है, आप इसको एक माइनस कर देंगे। फिर कहता है सैलरी आउटस्टैंडिंग, इसका मतलब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, इसको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट कहता है परचेज ऑफ बुक्स एंड पीरियोडिकल्स इंक्लूड 2,000 फॉर परचेज ऑफ बुक्स। ये तो मुझे भी समझ नहीं आया बच्चों। मे बी हो सकता है कि बुक्स को वो एसेट मान रहा हो, तो एसेट मानेगा तो ये जो 2,000 है, 2,000 का इफेक्ट बैलेंस शीट में आएगा, 3,000 में से 2,000 बैलेंस शीट में जाएगा, 1,000 इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा जो कि पीरियोडिकल्स का खर्चा है। नेक्स्ट आता है रेंट पोस्टेज, ये तो सिंपल एक्सपेंस है। प्रिंटिंग, डोनेशन रिसीव्ड, इनकम है, क्रेडिट साइड पे चला जाएगा। ये देखो बच्चों कॉस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स ले रखा है। और यहाँ ना थोड़ी सी कंफ्यूजन की बात हो सकती है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि बच्चों बुक्स एसेट है या लाइबिलिटी है, सॉरी एसेट है या एक्सपेंस है। देखो जो भी चीज डेबिट नेचर की होती है या तो वो एसेट होती है या फिर एक्सपेंस होती है। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा बुक्स क्या है, एसेट है या एक्सपेंस है? जरा बताओ मुझे एक एक करके आप लोग। बुक क्या है भूमि, आप बताओ, बुक एसेट है या एक्सपेंस है? ओके ठीक है, कोई और बताओ।
गलत बताया मैडम ने? बताएगा कोई और? लो बच्चों, बुक की जगह मैं स्टेशनरी कर देता हूँ। क्या स्टेशनरी एक्सपेंस होता है या एसेट होता है, बताओ? ये तो सभी को पता होगा, स्टेशनरी एक्सपेंस होता है ना, पता है ना आप सबको। पर बेटा जरूरी नहीं है कि स्टेशनरी एक्सपेंस हो। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि एसी, बताना बच्चों, एक्सपेंस की कैटेगरी में जाएगा या एसेट की कैटेगरी में जाएगा? बताओ। क्लियर है आप सबको? एसेट। लेकिन अगर मैं ये बोल दूं बच्चों मेरा तो काम है एसी खरीद के बेचना, तो मैंने एसी खरीदे हैं, तो क्या एसी मेरा एसेट है अब? तो अब आपको ये समझना है बेटा, चीज के यूज से, मतलब यूज किस तरीके से हो रही है उससे डिपेंड करता है कि वो रेवेन्यू नेचर का होगा या कैपिटल नेचर का होगा। तो बेटा बुक्स दो टाइप की होती है। पहली बुक है आपके पास सीएमए की फाउंडेशन की किताब, ठीक है। उसके बाद हो सकती है आपके पास एक हो जो आपकी ना मंथली सब्सक्रिप्शन वाली बुक्स होती है। मंथली सब्सक्रिप्शन मतलब हर एक साल, जिसको हम बोलते हैं मैगजीन। मैगजीन भी एक टाइप की बुक ही तो है, बुक की कैटेगरी में आती है। तो बेटा अगर आपने मैगजीन्स खरीदी है ना, तो मैगजीन्स का यूज कितना होता है? अगर हर मंथ मैगजीन आती है तो आपको पता है ये तो रिकरिंग नेचर की है। तो अगर सिर्फ मैगजीन्स है आपकी किताबों में, तो उन किताबों को हम क्या मानते हैं बच्चों? इन्हीं को, मैगजीन्स जो मंथली सब्सक्रिप्शन वाली चीज होती है, उन्हीं को पीरियोडिकल्स कहते हैं, जो कि हर महीने हमें मिलते रहते हैं। हर महीने मिल रहे हैं मतलब रिकरिंग नेचर है। निकरिंग नेचर है इसका मतलब वो कहाँ जाएगा? इनकम एक्सपेंडिचर में या फिर P&L में। वहीं अगर आपकी जो फाउंडेशन की किताब है, फाउंडेशन तो चलो जल्दी निकल जाता है, इंटर या फाइनल की किताब है, अगर इंटर या फाइनल की किताब है तो फिर वो बुक आपके लिए क्या बन जाएगा? एसेट। क्योंकि फॉर श्योर बच्चों वो किताबें एक साल या उससे ज्यादा चलेंगी चलेंगी, और हो सकता है पास होने के बाद भी आप अपने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए उन किताबों को अपने पास रख लो, ठीक है। वहीं अगर घर में न्यूज़पेपर होता है क्या बच्चों? कोई भी अपने घर में एक साल या 2 साल पुराने न्यूज़पेपर कोई रखता है? वो सिर्फ न्यूज़पेपर वाला ही होता है जो इतना स्टॉक बना के रखता है, वरना हम लोग 6 महीने साल में बेच देते हैं जो भी न्यूज़पेपर होता है। बेचना अलग चीज है, हम खुद यूज नहीं करते। अब यूज करते हैं तो वो अलग बात है, रोटी पैक करने के लिए, प्लेन बनाने के लिए, खेलने के लिए, उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो दैट इज समथिंग एल्स। तो क्लियर हो गया बच्चों आपको ये पॉइंट बुक्स वाला? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक डिफरेंस बिटवीन है जिसको आप खुद करोगे, एक और डिफरेंस बिटवीन है जिसको आप खुद करोगे। वाह। चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं कुछ फंड्स की। फंड एसेट अकाउंटिंग, कैपिटल फंड, स्पेशल फंड, उसके बाद कुछ ट्रीटमेंट दे रखी है। तो फंड्स की हम बात कर रहे हैं। जैसे बच्चों कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, उनको कैपिटल चाहिए होती है, और ओनर ही कैपिटल लगा देता है। सोल प्रोपराइटर है तो सोल प्रोपराइटर्स कैपिटल, पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल, कंपनी के शेयर होल्डर है तो शेयर होल्डर्स कैपिटल। ये सारी की सारी कैपिटल होती है। बट सवाल ये है एनपीओ कहां से कैपिटल लेके आए? इनके पास तो बच्चों कैपिटल होती नहीं है। तो आपको याद रखना है, तो ये लोग क्या करते हैं, मेंबर्स से ना कुछ कुछ फंड उठा लेते हैं जिसको हम कैपिटल बोलते हैं। मेंबर्स फीस सब्सक्रिप्शन वो तो अलग है, क्योंकि वो रेवेन्यू नेचर का, वो हर साल लिया जाएगा। बट कैपिटल नेचर में हम कहते हैं कि भैया कुछ फंड्स होने चाहिए। तो पहला जो कैपिटल होती है ना यहाँ पे, उसको सिर्फ कैपिटल ना बोल के या ओनर्स कैपिटल ना बोल के कैपिटल फंड बोलते हैं, ठीक है। कैपिटल फंड के अलावा भी बच्चों अदर फंड्स होते हैं हमारे पास। फंड्स को ही बच्चों एक तरीके से रिजर्व बोला जाता है, ठीक है। फंड्स तब मैं बोल रहा हूं बच्चों जब ये फंड, एनपीओ की बात कर रहा हूं, रिजर्व तब बोलूंगा जब नॉर्मल बिजनेस होते हैं। तो अदर फंड्स को दो कैटेगरी में हम बांट सकते हैं बच्चों। पहला होता है जनरल फंड्स या नॉर्मल फंड्स, या जिसे हम जनरल रिजर्व या नॉर्मल रिजर्व बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक फंड या स्पेसिफिक रिजर्व। तो जनरल रिजर्व जो होता है बच्चों, इसके पैसों को कभी भी कैसे भी यूज किया जा सकता है। स्पेसिफिक फंड मतलब इसके पैसे को हमेशा बहुत सोच समझ के उसी पर्पस के लिए यूज किया जाएगा जिसके लिए ये पैसे आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है।
छोटा सा एग्जांपल देता हूं बच्चों। आप घर से निकले, आपको कॉलेज जाना है। कॉलेज जाने के लिए आपका आने और जाने का भाड़ा है 10-10 रुपए, तो आपके 20 रुपए लगते हैं आने और जाने में। आपके घर वालों ने आपको 100 रुपए दे दिए, तो 100 रुपए में से आपको पता है कि बेटा 20 रुपए आपका स्पेसिफिक रिजर्व है, इसको आप खर्च नहीं कर सकते किसी भी हाल में किसी और काम के लिए। बाकी 80 रुपीज फ्री है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो एक क्लास में मैंने ये एग्जांपल दिया था, तो उसने किसी ने कहा सर हम तो पूरे 100 का भी जनरल रिजर्व बना सकते हैं। मैंने कहा कैसे? उसने कहा हम स्कूल बंक मार देंगे, तो हमारा पूरा का पूरा जो स्पेसिफिक रिजर्व है वो सारा पैसा बच जाएगा। तो वो अलग बात हो गई। आपको बस इतना याद रखना है कि कोई भी पैसा जो आपको पता है आपको मिला है और एक पर्टिकुलर काम के लिए मिला है, तो वो स्पेसिफिक एक्सपेंडिंग हो जाती है हमारी, कि वही पैसा खर्च करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। तो जब मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ बच्चों, या फिर एनपीओ की, तो वहां बिल्डिंग फंड होता है। ठीक है, स्पोर्ट्स फंड होता है। मतलब वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स पे ही खर्च होगा, वो पैसा जो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में खर्च होगा। इस तरीके के और भी कुछ फंड्स हो सकते हैं। और फंड्स जो होता है बच्चों, ये लाइबिलिटी नेचर के होते हैं, कैपिटल नेचर के होते हैं। एक और चीज बच्चों, फंड में पैसा आ गया। अब मैंने कहा कि बेटा मुझे ना एक बिल्डिंग बनानी है, इस बिल्डिंग को बनाने के लिए मुझे चाहिए 5 करोड़ रुपए। तो मैंने लोगों से डोनेशन लेनी करी, शुरू करी। अभी 1 साल ही हो रहा है बच्चों, मेरे पास डोनेशन आई है 50 लाख रुपए की। अगर मेरे पास 50 लाख की डोनेशन है, तो मैं 5 करोड़ की बिल्डिंग का काम तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो मैं क्या कर देता हूं बच्चों, इस फंड को, क्योंकि अभी कोई यूज नहीं है, इसको इन्वेस्ट कर देता हूं। चाहे मैं मार्केट में लगा दूं, चाहे मैं बैंक में लगा दूं। इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट अक्रू होगा, तो उस इंटरेस्ट इनकम को मैं दोबारा से अपने पीएनएल में लेने की जगह इस फंड में ही ऐड कर दूंगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स। ठीक है, तो हो सकता है 50 लाख था, तो 50 लाख में 2 लाख और एड ऑन हो जाए, और हमारे पास एट द एंड 52 लाख का हो, जिसमें से 2 लाख हमें डोनेशन के मिले। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चंस आप देख लेना, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएंगे। और उसके बाद देखो 50 लाख थे, हो सकता है मैंने 20 लाख की बिल्डिंग परचेज कर ली हो, क्योंकि स्पेसिफिक फंड है। तो अगर आपने बिल्डिंग परचेज कर ली है, तो आप यहाँ फंड में से उतना हिस्सा माइनस कर देंगे, बाकी आपका क्लोजिंग फंड हो जाएगा। तो बहुत सिंपल से मैथमेटिकल चीज है, ये आप बड़े आराम से कर लोगे। 14 से क्वेश्चन हमने आगे कर ही लिए हैं। अब बच्चों इन चीजों की हमें बात करनी है। कुछ आइटम्स हैं जिसको हमें देखना है कि उन आइटम्स का नेचर क्या होता है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास डोनेशंस। डोनेशन के बाद आता है हमारे पास एंट्रेंस फी, एडमिशन फी, लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसी। इन इन आइटम्स में से बच्चों किसी एक आइटम का क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा। ऑनरेरियम, जो ये कह रहा है बच्चों सेल ऑफ न्यूज़पेपर पीरियोडिकल्स, ये सिंपल है, आपकी इनकम है। सेल्स ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, आप अपना कुछ सामान बेच रहे हैं, अगर वो नॉर्मल एसेट नहीं है तो आप सीधा इनकम में ले लेंगे, अगर वो एसेट है तो आप एसेट्स में से कम कर देंगे। तो डिपेंड करता है वो है क्या। ऑनरेरियम हो गया। रेस्टोरेंट और बार ट्रेडिंग इसको छोड़ो, अदर क्लब एक्टिविटीज। ठीक है, चलिए बच्चों, तो डोनेशंस की हम बात करते हैं। डोनेशंस कैसी होती हैं? तो बच्चों डोनेशन रिकरिंग नेचर की होती हैं। तो डोनेशन में भी जनरल डोनेशन होती है और स्पेसिफिक डोनेशन होती है। अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है तो हम हमेशा जनरल डोनेशन मानते हैं, और अगर क्वेश्चन ने बोल दिया कि स्पेसिफिक डोनेशन है तो उसे स्पेसिफिक मान लेंगे। इसको हम डाल देते हैं बच्चों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और स्पेसिफिक जो डोनेशन होती हैं इसको हम डाल देते हैं बैलेंस शीट में, कैपिटल नेचर का। एंट्रेंस फी हमेशा ही इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगी, क्योंकि रेवेन्यू नेचर की होती है। अगर क्वेश्चन बोल दे कि एंट्रेंस फी को आप कैपिटल ट्रीटमेंट दो, तो आप जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा आप कर लेंगे। लाइफ मेंबरशिप फी, क्लियर है बच्चों की लाइफ में एक ही बार देना पड़ेगा, तो नॉन रिकरिंग नहीं है, कैपिटल नेचर का है, और कैपिटल नेचर का है तो कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि लाइफ मेंबरशिप फी को
आप इनकम एक्सपेंडिचर में ले जाओ या रेवेन्यू ट्रीटमेंट दे दो तो आप रेवेन्यू ट्रीटमेंट ले लेंगे। लेगेसी की बात करें तो बच्चों लेगेसी हमेशा ही कैपिटल नेचर की होती है। लेगेसी का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? अच्छा, माइक ऑन किया और बंद कर दिया, बता भी तो दो मुझे। क्या क्या बोले? अरे हिंदी में नहीं पूछा, मैं वो थोड़ी पूछ रहा हूँ, पर्यायवाची बताओ, मतलब बताओ भाई। ठीक है, देखो बच्चों, ये एक व्यक्ति है जिसका अंतिम समय चल रहा है, बट इसकी ढेर सारी वेल्थ है। याद रखना है, कभी भी कोई व्यक्ति अपने विल से अपनी वेल्थ को डोनेट करना चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो डोनेट कर रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है वी हैव रिसीव्ड लेगेसी। बट याद रखना, डोनेशन मिलेगी कब? इस व्यक्ति के मरने पे। और जब इनको ये लेगेसी मिलती है तो इनके लिए कैपिटल नेचर का आइटम होता है, क्योंकि लेगेसीज जो होती है वो सालों में कभी कभी रिसीव होती है, मतलब एक रेगुलर नेचर का प्रोसेस नहीं है। और वैसे भी एक पर्सन के मरने के बाद ये चीज रिसीव होती है, और मरना आपको पता है एक कैपिटल आइटम है। कैपिटल मतलब नॉन रिकरिंग आइटम है, बार बार तो ऐसा होता नहीं है। इस आदमी ने कहा चलो आज थोड़ा सा मर रहा हूँ, थोड़ी सी वेल्थ आज ले लो, थोड़ा बहुत नेक्स्ट ईयर मरूंगा, थोड़ी वेल्थ तब दे दूंगा, ऐसा तो है नहीं बच्चों की पार्ट पार्ट में मरेगा, है ना? तो इसीलिए लेगेसीज जो होती है वो हमेशा कैपिटल नेचर की होती है। वंस अगेन, लेगेसी क्या होता है? जहां पे लेगेसी इसका मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऐसी वेल्थ रिसीव करी है जो कि किसी की डोनेशन से रिसीव करी है, जिसने डोनेशन किया है उसकी विल के थ्रू डोनेशन मिली है, और विल में लिखा था कि अगर इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो ये अपनी प्रॉपर्टी किसी एनजीओ के नाम कर देगा, किसी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के नाम कर देगा। नेक्स्ट आता है बच्चों ऑनरेरियम। तो एक ऑनरेरियम का मतलब होता है जब हम किसी से काम करवा रहे हैं और जिससे काम करवा रहे हैं वो ऐसा व्यक्ति है जिसको हम सैलरी नहीं दे सकते। लाइक आप हमसे कहेंगे कि सर हमारे पास आओ कुछ काम करो हमारे लिए, तो आप मेरे को सैलरी पे नहीं रख सकते बच्चों। क्यों? एक तो सीनियर है वो बात अलग है, सैलरी पे हो सकता है मैं बहुत ज्यादा पैसे मांग लूं तो आप कहोगे नहीं सर नहीं रख सकते, तो आप कहोगे कि सर आ जाओ काम कर दो, थोड़ा बहुत हम दे देंगे। तो जो आप मुझे दोगे वो ऑनरेरियम होगा, कि आप मुझे ऑनर कर रहे हैं। शायद हो सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी वो बहुत ज्यादा पैसा ना हो मेरे लिए, बट वो एक ऑनरेरियम होता है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मैं अपनी नानी के घर गया तो मेरी नानी ने मुझे 100 रुपए दिए। अब आप देख रहे हो मुझे जिस एज पे मैं हूं, तो मेरे लिए 100 रुपए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट उन्होंने अपने घर पे ले जाके खातिरदारी करी और मुझे ऑनरेरियम दिया। ऑनरेरियम मतलब कि आपको ऑनर करने के लिए दे रहा है। ये कभी भी आपके हिसाब से पैसा बहुत ज्यादा या बहुत कम नहीं होता, मतलब कुछ भी नहीं होता ये तो, बट ऑनर में दिया जाता है तो ऑनरेरियम। तो जब बच्चों मैं एक कैंप लगाता हूं, मैंने कहा कि भाई मेरी एक एनजीओ है, कैंप लगाता हूं जहां पे मैं क्या करूंगा कि फ्री डेंटल चेकअप करवाऊंगा। ठीक है, फ्री डेंटल चेकअप। अब बच्चों डेंटल चेकअप कितना भी फ्री करवा लूं, डेंटिस्ट तो लाने पड़ेंगे। और डेंटिस्ट कौन होंगे बच्चों? डेंटिस्ट तो डॉक्टर होते हैं। क्या डॉक्टर लोग फ्री में आएंगे? नहीं। पर ये अगर एक दिन की फीस में से मांगेंगे उतनी मैं दे नहीं पाऊंगा, तो मैं कहता हूँ डेंटिस्ट साहब आप आ जाइए, आपको कुछ ना कुछ ऑनरेरियम हम दे देंगे। तो यहाँ डॉक्टर को मैं सैलरी कमीशन वेजेस नहीं दे रहा, क्या दे रहा हूँ? ऑनरेरियम। क्लियर है बच्चों ऑनरेरियम का पार्ट? चलो ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे भी कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको ट्राई करने हैं। संडे आपकी डाउट क्लास है, संडे के बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट शुरू होगा। अभी मुझे पता है कि मैंने कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें जो नहीं करवाए हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है। पहली चीज वो एग्जाम में आएंगे नहीं, और दूसरी चीज अगर आप पीएनएल के कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो वो आप कर ही लेंगे। तो जिसको जो डाउट आएगा वो डाउट आप पूछ लेना। एंड वीडियो आपके पास ऑलरेडी है, तो उसमें से आप अगर बचता है कुछ तो एनपीओ को देख लेना। बाकी इससे ज्यादा कुछ एनपीओ में आता नहीं है, बस अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करके रखना। देन संडे को वी विल डिसाइड कि हम टेस्ट कब रखेंगे इसका। आपको एटलीस्ट एक वीक दूंगा